हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाउस के नियम के एक और अनुप्रयोग के बारे में। आज का अपना टॉपिक है आवेशित चालक परत या पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि चालक जो परत होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। उसकी एक विशेष बात ये है कि जैसे ही हम किसी चालक प्लेट को चार्ज देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ आ जाता है, इस पे आ जाता है। ठीक है ना, मैंने दोनों तरफ दिखाया है। डैश डैश का मतलब है ये बहुत ज़्यादा लंबी है ना, और इसका एक छोटा पार्ट हमने ले लिया है जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हर बार की तरह से हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर आप देख रहे हो मैंने 3 पृष्ठ मान लिए हैं। यह है S1 पृष्ठ जो कि वर्ताकार पृष्ठ है, और यह है S2 पृष्ठ जो कि वर्ताकार पृष्ठ है, और तीसरा है अपने पास बेलनाकार पृष्ठ जो कि S3 पृष्ठ है। कैसा है? बेलनाकार पृष्ठ है। S1 है वो प्लेट से बाहर है, S2 है वो प्लेट के अंदर है, और S3 पृष्ठ है वह उसका कुछ भाग प्लेट के अंदर है तो अधिकतर भाग है वो कहाँ है, प्लेट के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर हम अल्पांश मान लेते हैं। तो सबसे पहले S1 में मैंने अल्पांश मान लिया ds वेक्टर, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब यहाँ एंगल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। S2 के लिए भी अगर हम बात करें तो S2 है उसकी डायरेक्शन ds वेक्टर और E वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम होंगी, लेकिन यहाँ ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। ये याद रखने वाली बात है कि प्लेट के अंदर, स्पेशली ध्यान रखना चालक प्लेट की बात हम कर रहे हैं, चालक प्लेट की बातें हो रही हैं, तो चालक प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव ही क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल देख लो जल्दी से। तो S1 के लिए एंगल बना थीटा 0, S2 के लिए एंगल बना, S2 के लिए एंगल की आवश्यकता ही नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर उसके क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, और तीसरा S3 के लिए देख लो, S3 के लिए E वेक्टर की डायरेक्शन प्लेट से लंबवत बाहर की तरफ, ds वेक्टर है वो लंबवत हो गया, तो यहाँ से हम देख रहे हैं थीटा कितना बन रहा है एक बार फिर, 90 डिग्री। तो ये हो गया थीटा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे निर्गत फ्लक्स की। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत, गाउसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स, और वो हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एक बार फिर मैं 3 पार्ट्स में इसको तोड़ता हूँ, तो 3 भागों में तोड़ते ही ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रल S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रल S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, अब हमें तीनों के लिए एंगल मालूम है तो हम एंगल पुट करते हैं। तो ये हुआ, देखो फाई इक्वल टू इंटीग्रल S1 E का मॉडुलस ds का मॉडुलस इंटू cos 0 प्लस S2 के लिए लिखता हूँ। तो S2 के लिए ध्यान देना हमें क्या रखना है, E0। ठीक है, तो E0 रखा, ds तो एंगल रखे नहीं रखे कोई मैटर नहीं करता, प्लस S3 E का मॉडुलस ds का मॉडुलस इंटू cos 90, कितना है, cos 90। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो अपने पास में क्या आया, अपने पास आया cos 0 1, ये 0 हो गया, और cos 90 0, यानी कि ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपने पास सिर्फ S1 के कारण से फ्लक्स बचेगा। क्या बचेगा, देखो फाई इक्वल टू E बाहर कर दिया मैंने, इंटीग्रल S1 ds प्लस इसके लिए हो गया 0, और तीसरे के लिए भी हो गया कितना, 0। तो ये हो गया फाई इक्वल टू E इंटीग्रल S1 ds। अच्छा, इंटीग्रल S1 ds क्या होगा, वो होगा संपूर्ण वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, संपूर्ण वर्ताकार पृष्ठ का
क्षेत्रफल और संपूर्ण वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं, S मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, यहाँ जो टोटल चार्ज है इस पृष्ठ के लिए ये क्षेत्रफल हमने S मान लिया, यहाँ टोटल चार्ज है वो कितना मान लिया मैंने, Q मान लिया। तो अब बात आई पृष्ठ आवेश घनत्व की, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो गया चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो सिग्मा हो गया Q अपॉन S हो गया है। ठीक है, ये हमें काम आएगा। अच्छा, इसको अगर हम पुट कर दें तो ये अपने पास में बन गया E इंटू S, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। अब चलते हैं हम गाउस के पास। तो गाउस के नियम से, और वो होता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया Q की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, Q हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, यानी कि सिग्मा इंटू S। हम पुट कर लेते हैं तो ये बन गया फाई इक्वल टू सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, दोनों ही फाई का मान रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। तो देखो क्या हुआ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से अपने पास क्या बन गया, E इंटू S इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं S तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। E बराबर अपने पास में बच रहा है, E बराबर बच गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर हम चेक कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो हमें एक ही चीज़ दिख रही है कि यहाँ कहीं भी R नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब R की घात 0 के वो समानुपाती है। अतः मैं बोल सकता हूँ ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट के पास कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो ग्राफ आप देख सकते हो, कांस्टेंट ग्राफ चाहिए हमें, और E की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो x एक्सिस के पैरेलल सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।